हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेंटोर में आपका स्वागत है। संघ सीलेंट्रेटा या नाइजीरिया, इसे समझने से पहले एक बार जो अलग अलग संघों के लक्षणों को समझने के लिए एक चार्ट बनाया था, इस चार्ट के माध्यम से इसके मुख्य लक्षण को फिर समझते हैं। आज हम बात करेंगे सीलेंट्रेटा या नाइजीरिया संघ नंबर 2 की। शारीरिक संगठन की अगर बात करें तो पोरीफेरा में कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। अब ये कोशिकाएं एग्रीगेट करके ऊतकों का निर्माण कर लेती हैं। तो सीलेंट्रेटा में शारीरिक संगठन ऊतक स्तर का होता है, तो इसमें ऊतकों का निर्माण हो जाता है। अगर इनकी बॉडी की सिमेट्री की बात करें तो इनका शरीर और ये सममिति या रेडियल सिमेट्रिकल होता है। रेडियल सिमेट्री जिसमें कोई भी जीव का शरीर अगर उसके केंद्रीय अक्ष से होते हुए काटा जाए तो एक से अधिक जगह से शरीर के दो बराबर खंड बन सकते हैं। तो इस प्रकार की सममिति को अरीय सममिति या रेडियल सिमेट्री कहते हैं। भ्रूणीय स्तर की बात करें तो इनके भ्रूणीय स्तर में दो लेयर्स पाए जाते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। उनसे ही पूरा शरीर का निर्माण होता है। प्रगुहा की बात करें तो इनमें प्रगुहा नहीं पाई जाती है, तो ये एसिलोमेट जीव कहलाते हैं। इनमें सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है, इनमें नोटोकोट नहीं पाए। तो मुख्य रूप से ये चार लक्षण आपको याद रखना है हर समय सीलेंट्रेटा की जब भी अगर बात आती है। तो पहला, इनका शरीर संगठन ऊतक स्तर का होता है। दूसरा, इनकी बॉडी अरीय सममिति को प्रदर्शित करती है। तीसरा, इनके भ्रूणीय स्तर में दो लेयर्स पाए जाते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इसीलिए इन्हें डिप्लोब्लास्टिक या द्विकोरिक जीव कहते हैं। और चौथा लक्षण है, यह अगुही प्राणी होते हैं या यह एसिलोमेट होते हैं। तो आइए अब इनके बाकी सभी लक्षणों को डिटेल में समझते हैं। संघ सीलेंट्रेटा नाइजीरिया या निडेरिया। पहला जो लक्षण है जिसे हमने अभी चार्ट के द्वारा भी समझा, इनमें जो शरीर होता है वह ऊतक स्तर का बना होता है। तो इनमें शरीर संगठन ऊतक स्तर का बना होता है। दूसरा, इनमें अरीय सममिति या रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तीसरा जो लक्षण है वह है, ये जंतु द्विकोरिक होते हैं। इनमें भ्रूणीय स्तर एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बने होते हैं। मेसोडर्म अनुपस्थित होता है, उसके स्थान पर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेसोग्लिया नामक पदार्थ भरा रहता है। ये जंतु द्विकोरिक होते हैं या इन्हें हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ये अगुहीय प्राणी होते हैं या एसिलोमेट इन जीवों को कहते हैं, क्योंकि इनमें सीलोम पूर्ण रूप से अनुपस्थित होती है, सीलोम नहीं पाई जाती। और अगर इसके अगले लक्षण की बात करें तो इनके शरीर के मध्य में सीलेंट्रोन गुहा पाई जाती है। इससे पहले वाले संघ पोरीफेरा में हमने पढ़ा था। पोरीफेरा में ओस्टिया के द्वारा जल अंदर जाता है और अंदर एक गुहा पाई जाती है जिसे हम स्पंजोसील कहते हैं। इसी तरह से सीलेंट्रेटा में भी एक गुहा पाई जाती है और उस गुहा को सीलेंट्रोन गुहा कहते हैं। इसीलिए इस सीलेंट्रोन गुहा की उपस्थिति के कारण ही इस संघ को सीलेंट्रेटा कहा जाता है। अपने जो प्रीडेटर्स हैं या अपने शत्रु से इनकी रक्षा करने के लिए और भोजन को पकड़ने के लिए इनमें कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट या दंश कोशिकाएं कहते हैं। और ये दंश कोशिकाएं नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट की उपस्थिति के कारण ही इनका नाम नाइजीरिया भी कहा जाता है। ये कोशिकाएं टेंटिकल्स या स्पर्शकों तथा शरीर के अन्य स्थानों पर पाई जाती हैं। तो टेंटिकल्स पर नाइडोब्लास्ट, निमेटोब्लास्ट या दंश कोशिकाएं पाई जाती। इनका मुख्य कार्य है शत्रु से इनकी रक्षा करना, भोजन को पकड़ना और किसी सबस्ट्रेटम या किसी जगह से चिपकने के लिए इनका ये इस्तेमाल करते हैं। अगले लक्षण की अगर हम बात करें तो अधिकांशतः ये जीव समुद्री होते हैं, अर्थात ये लवणीय जल में पाए जाते हैं। और कुछ सदस्य इनके ऐसे भी हैं जो कि स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रा। तो हाइड्रा स्वच्छ जल में पाया जाता है। इसमें जो अलैंगिक जनन होता है वो मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है, ये स्थानबद्ध या मुक्त जीवी होते हैं। कुछ सीलेंट्रेटा के जो जीव होते हैं वो एक ही स्थान से चिपके रहते हैं और कुछ जीव पानी के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं। तो ये स्थानबद्ध भी हो सकते हैं, एक स्थान से जुड़े भी हो सकते हैं या जल में मुक्त रूप से ये तैरते हुए भी दिखाई दे सकते हैं।
अगला पॉइंट है, ये एकल या कॉलोनियल होते हैं। ये अकेले भी पाए जा सकते हैं और कॉलोनी बनाकर बहुत सारे जो सिलेंट्रेटा के जीव हैं आपस में एक कॉलोनी बनाकर एक साथ भी ये रह सकते हैं। अगला पॉइंट है, इनमें अपूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। पाचन तंत्र दो प्रकार का हमने पढ़ा था, पूर्ण पाचन तंत्र और अपूर्ण पाचन तंत्र में। पूर्ण पाचन तंत्र में जो मुख है और गुदा दो अलग अलग ओपनिंग होती है, लेकिन अपूर्ण पाचन तंत्र में मुख और गुदा का जो ओपनिंग होती है वह क्या होती है, वह एक होती है। उसी से ही भोजन को ग्रहण करने और मल को त्यागने का कार्य किया जाता है। इनमें जो पाचन तंत्र होता है वह अपूर्ण होता है, क्योंकि अभी भी ये जीव पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए हैं। इन जंतुओं में पाचन बाह्य कोशिकीय, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर अंत कोशिकीय दोनों प्रकार का होता है। तो बाह्य कोशिकीय होता है, कोशिका के बाहर पाचन की प्रक्रिया होती है, इसमें एंजाइम्स भी रिलीज किए जाते हैं और वहां पाचन होकर वो पचा हुआ भोजन अंदर को आता है। और अंतः कोशिका के अंदर भी पाचन की प्रक्रिया होती है। तो इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों प्रकार का पाचन देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है, इन जीवों में नर और मादा अलग अलग होते हैं। मेल और फीमेल जो इसमें जीव हैं वो अलग अलग होते हैं। इनमें अप्रत्यक्ष परिवर्धन देखने को मिलता है, अर्थात इनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। तो अगर लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है तो उसे हम प्रत्यक्ष परिवर्धन कहते हैं। अगर लार्वा अवस्था उपस्थित होती है तो उसे हम अप्रत्यक्ष परिवर्धन कहते हैं। अगला पॉइंट है, इनका शरीर दो आकारों पॉलिप तथा मेडुसा से बनता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इनका जो शरीर है, इनकी जो बॉडी है वो दो रूपों में पाई जाती है, दो फॉर्म में पाई जाती है। दो इनके बॉडी के रूप होते हैं, नंबर पहला पॉलिप और दूसरा मेडुसा। नंबर पहला जो पॉलिप है यह बेलनाकार तथा स्थानबद्ध होता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस तरह से ये बेलन के आकार का इनका जो शरीर होता है, जो पॉलिप अवस्था होती है वो बेलनाकार होता है और स्थानबद्ध होता है, एक जगह से ये चिपके हुए रहते हैं। और यह इनकी अलैंगिक जनन अवस्था होती है। तो पॉलिप अवस्था इन जीवों में जब उपस्थित होगी तो इनका जो शरीर होगा उस समय सिलेंड्रिकल होगा और एक स्थान से ये जुड़े रहते हैं और यह इनकी अलैंगिक अवस्था होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रा, जो हाइड्रा का शरीर होता है वह पॉलिप अवस्था में होता है। और दूसरा मेडुसा, यह छतरी के आकार का होता है, जैसे छाता होती है, छाता के आकार का इनका जो शरीर होता है, तो उस अवस्था को हम मेडुसा कहते हैं। यह स्वतंत्र जीवी होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से जा सकते हैं। यह इनकी लैंगिक जनन अवस्था होती है, जैसे ओरेलिया और जेलीफिश। तो इस तरह से देखा जाए तो इस प्रकार से छाता या तस्तरी के आकार की अगर संरचना होती है तो इस प्रकार की संरचना को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मेडुसा। और इनकी इस प्रकार से अगर बेलनाकार अवस्था होती है तो इस प्रकार का जो शरीर होता है, बेलनाकार जो शरीर होता है, उसे हम पॉलिप अवस्था कहते हैं। तो इनका शरीर दो रूपों में पाया जाता है। पॉलिप बेलनाकार शरीर होता है जो कि एक स्थान पे जुड़ा रहता है और यह इनकी अलैंगिक जनन अवस्था होती है, उदाहरण के लिए हाइड्रा। और इनका शरीर मेडुसा के फॉर्म में भी पाया जाता है, अर्थात छतरी के आकार का होता है। इस तरह से छाता के आकार का इनका जो शरीर होता है उसे मेडुसा कहते हैं। और यह स्वतंत्र जीवी होते हैं, यह इनकी लैंगिक जनन अवस्था होती है, जैसे ओरेलिया और जेलीफिश में। वे नाइडेरिया जिनमें पॉलिप अवस्था और मेडुसा दोनों अवस्था पाई जाती है तो उनमें पीढ़ी एकांतरण देखने को मिलता है और इसे मेटाजेनेसिस कहते हैं। तो जब अलैंगिक अवस्था और लैंगिक अवस्था एक के बाद एक आते रहते हैं तो इसे ही पीढ़ी एकांतरण या मेटाजेनेसिस कहते हैं, जैसे कि ओबेलिया में। यहाँ आप देखेंगे पॉलिप अवस्था है जो कि एक प्रकार से बेलनाकार अवस्था है और यह एक अलैंगिक जनन की अवस्था, अर्थात इस प्रक्रिया, इस शरीर की अवस्था में, पॉलिप अवस्था में ये जीव अलैंगिक जनन के द्वारा जनन क्रिया करेंगे। तो ये अलैंगिक जनन के द्वारा क्या करेंगे, अलैंगिक जनन के द्वारा मेडुसा में बदल जाएंगे। तो पॉलिप अवस्था में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होगी तो ये इनकी जो बॉडी बनेगी तो मेडुसा के आकार की बनेगी, अर्थात छतरी के आकार की इनकी बॉडी बन जाएगी। और क्योंकि मेडुसा जो अवस्था होती है वह कैसी अवस्था होती है, वह लैंगिक अवस्था होती है, तो इसमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया होगी। इसमें लैंगिक जनन के द्वारा, यहाँ पर ये लैंगिक जनन है, इसमें लैंगिक जनन के द्वारा ये पुनः पॉलिप अवस्था में बदल जाते हैं। तो इस तरह से इसे हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। तो एक
अवस्था दूसरी अवस्था में बदल रही है, अर्थात अलैंगिक अवस्था लैंगिक अवस्था में बदल रही है, लैंगिक अवस्था पुनः अलैंगिक अवस्था में बदल रही है, तो यह प्रक्रिया पीढ़ी एकांतरण कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब इनके कुछ उदाहरण हम यहाँ पे देखते हैं। पहला उदाहरण है हाइड्रा, जो कि स्वच्छ जल में पाया जाता है। दूसरा है ओरेलिया, जिसे जेलीफिश भी कहते हैं। तीसरा ओबेलिया। चौथा फैसेलिया, जिसे पुर्तगाली युद्ध मानव कहते हैं। जो इनका स्ट्रक्चर होता है तो उस तरह से दिखाई देता है पुर्तगाली युद्ध मानव, इसीलिए इनका नाम कहा जाता है। और अगला है एडम्सिया, समुद्री एनिमोन। और छठा है पेनिटुला या समुद्री पैन। सातवां है गोरगोनिया या समुद्री पंखा। तो पेनिटुला समुद्री एक पैन की जैसी संरचना होती है और गोरगोनिया एक पंखेनुमा संरचना में इनका शरीर बना होता है, इसीलिए इनका ये नाम दिया गया है। तो कभी कभी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि ये कॉमन नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इनका साइंटिफिक नेम क्या है, या कभी कभी साइंटिफिक नेम दे दिया जाएगा और उनका सामान्य नाम पूछा जा सकता है। तो ये एनसीईआरटी में दिए गए एग्जाम्पल्स भी आपको याद करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके कुछ डायग्राम्स आप यहाँ पे देखेंगे। कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ये ओरेलिया जो कि मेडुसा फॉर्म में है। ओरेलिया जो कि मेडुसा फॉर्म में है। मेडुसा फॉर्म जो कि एक तस्तरी के आकार की या छाता के आकार की जो संरचना है उसे मेडुसा फॉर्म कहते हैं। और दूसरा ये एडम्सिया, जो कि पॉलिप अवस्था में यहाँ पर दिया गया है, अर्थात एक बेलनाकार अवस्था में। इस प्रकार से देखा जाए तो एक बेलनाकार अवस्था में दिया गया है। और यहाँ ये नाइडोब्लास्ट, नाइडोब्लास्ट जिसकी उपस्थिति के कारण इनका नाम नाइडेरिया पड़ा है।